Chapters 597 True Inheritance Secluded Domain, Unexpected Event, 598 3 True Inheritances, Using Will, 599 Longevity, Hard, 600 Supreme True Inheritance. चैप्टर स्टार्ट डू महान इमॉर्टल गू का ऐसे सामने आना उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मो याओ एकदम हैरान थी। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि फैंग युआन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जो गू वॉर्म्स उसने इस्तेमाल किए वो सब क्रिस्टल वॉल्स के अंदर रखे खजाने थे। उसका किलर मूव ग्रे मेल्टडाउन से भी ज्यादा परफेक्ट था और उसका असर भी बहुत स्ट्रांग था। यहां तक पहुंचना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी, बल्कि ये तो बस कुछ दशकों की तैयारी से भी नहीं हो सकता था। इसमें बहुत ज्यादा ताकत और मेहनत लगनी थी। कम से कम सैकड़ों सालों की घुसपैठ लगी होगी ताकि सारे गू वॉर्म्स को क्रिस्टल वॉल्स के अंदर छुपाया जा सके, और उन्हीं लोगों से बचाने के लिए हर गू के कई सारे पीसेस तैयार करने पड़े होंगे। कुल मिलाकर ये किसी एक इंसान या मामूली फोर्स के बस की बात नहीं थी। इसके पीछे कम से कम गू इमॉर्टल्स वाली एक सुपर फोर्स का हाथ होना जरूरी था। मो याओ के शक के जवाब में फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ये सब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स का सेटअप था। लेकिन मो याओ तो कब की मर चुकी थी। उसकी विल वाटर पवेलियन में सो रही थी और उस बाहर की दुनिया में हुए बदलावों का कुछ पता नहीं था। फैंग युआन एक पुनर्जन्म लेने वाला शख्स था। उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। उसने गू इमॉर्टल्स के सेटअप का इस्तेमाल करके ये सब सफलता से पूरा कर लिया। सच कहूं तो यूज उन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने वो फुटेज हर जगह बांटा था। अस्क्लिप के गाइडेंस के बिना फैंग युआन को 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर की इंफॉर्मेशन के बारे में इतना यकीन नहीं होता। उसका तरीका हे लूलन जैसा ही था, लेकिन फैंग युआन अपने खुद के इमॉर्टल गू को सेंस कर रहा था, जबकि ही लूलन दूसरों के मॉर्टल गू को सेंस कर रहा था। एक इमॉर्टल गू को रिफाइन करना एक मोर्टल गू को रिफाइन करने से कम 100 गुना ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए फैंग युआन के पास ही लूलन की तरह वक्त की कमी नहीं थी। दोनों इमॉर्टल गू हमेशा आधे रिफाइन होने की स्टेट में थे। सबसे जरूरी बात, जो रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव फैंग युआन ने एक्टिवेट किया था वो ग्रे मेल्टडाउन का रिवाइज्ड वर्जन था, जिसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके बनाया था। इसका असर कमाल का था। गू मास्टर को आजाद करके उन्हें बैकलैश झेलने की परेशानी से बचाता था, क्योंकि सारा प्रेशर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग JHEL रही थी। साथ ही उन सभी गू मास्टर्स का शुक्रिया करना था जिन्होंने पूरे जोश के साथ राउंड्स पार किए थे। अगर राउंड्स पूरे होते तो फैंग युआन को इमॉर्टल गू से कम्युनिकेट करने के लिए 100 राउंड से गुजारना पड़ता, जो कि मुश्किलों से भरा होता। लेकिन 21st फ्लोर पर सिर्फ 17 राउंड्स बचे थे और 34th फ्लोर पर तो और भी कम, सिर्फ 12 राउंड्स थे। जब फैंग युआन ने सफलता से दोनों इमॉर्टल गू ले लिए तो यह दोनों फ्लोर्स अपने आप पार हो गए। उसने दोनों ओनर टोकन्स निकाले। ग्लास ओनर टोकन अभी भी 6 किनारों वाला था। आखिरकार वो एक चीट आइटम था और असली नहीं था। वहीं ही लूलैंड से छीना गया ओनर टोकन 2 किनारों से 4 किनारों का हो गया था। दोनों को मिलाकर वो हो गए 10 किनारों वाले। 10 किनारों का मतलब था कि फैंग युआन ने इमॉर्टल वेनरेबल इनहेरिटेंस पाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी। इमॉर्टल वेनरेबल इनहेरिटेंस। फैंग युआन हल्का सा हंसा। फुटेज में दिखाए गए तरीके के मुताबिक उसने दोनों ओनर टोकन्स को मिलाया और 10 किनारों वाला ओनर टोकन बना लिया। स्वूश। अगले हाइपैल वो वहीं से गायब हो गया। उसके सामने का नजारा एकदम बदल गया। जब फैंग युआन को होश आया उसने खुद को एक खाली जगह में पाया। चारों तरफ घना अंधेरा था, ना आसमान था ना जमीन। फैंग युआन चुपचाप हवा में तैर रहा था। दूर से कुछ हरे या लाल तारों की रोशनी चमक रही थी। यह 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का असली इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन है। सोचा ना था कि इतने सालों बाद मैं यहां फिर से आ पाऊंगी। मो याओ की विल हैरानी भरे अंदाज में उदास और निराश थी। वो अपने आप से बड़बड़ा रही थी। तुम यहां पहले आ चुकी हो? फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा। इस वक्त HMPH मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। यहां आ पाना तेरी सबसे बड़ी किस्मत है। भले हाई 10 किनारों के साथ तुझे सिर्फ सबसे नीचे ग्रेड का ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस हाई मिल सकता है, लेकिन इससे तुझे कुछ ज्ञान और अनुभव लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो तू देखने वाला है वो तेरी सोच के दायरे को जरूर बढ़ा देगा। तू इसे कभी नहीं भूल पाएगा। बस एक पाल में मो याओ की विल वापस नॉर्मल हो गई। फैंग युआन हंसा। मो याओ के घमंडी लहजे से यूज गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने हाँ में सर हिलाया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, मैं अभी उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकता। आज ये सच में मेरी सोच के दायरे को बहुत बढ़ा देगा। ये कहकर
उसने अपने हाथ ऐसे हिलाए जैसे पानी में तैर रहा हो, अपने शरीर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। उसके पिछले जन्म में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के वीडियो में इस दौरान कई डिटेल्स छोड़ दी गई थीं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स ने फैंग युआन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया था। उन्होंने ओनर टोकन को 10 टलीज किनारों तक बढ़ाने के लिए 10 से ज्यादा इमॉर्टल गु का इस्तेमाल किया था। उन्हें बहुत कुछ मिला, लेकिन सारे फायदे छुपा दिए गए। ऐसा करना बिना शक के व्यूअर के लालच से बचने का एक तरीका था। इससे हालांकि फैंग युआन की जायंट सुन के ट्रू इनहेरिटेंसेस के प्रति दिलचस्पी और उम्मीद और बढ़ गई। वो एक खून जैसे लाल तारे की रोशनी के पीछे चल पड़ा, उसके करीब जाते हुए। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, तारे की रोशनी और तेज होती गई और आखिरकार फैंग युआन एक गोल रोशनी के सामने रुक गया। लाल रोशनी का ये गोला एक कटोरे के साइज का था, चुपचाप इधर उधर तैर रहा था। ये एक ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस है। अगर तू इसके अंदर क्या है जानना चाहता है तो बस अपनी कॉन्शियसनेस को इसके अंदर जाने दे। मो याओ ने सही समय पर सलाह दी। फैंग युआन ध्यान से अपने दिमाग से काम ले रहा था कि तभी उसके सामने तस्वीरें चमकने लगी। एक विशाल और शानदार प्राचीन जंगल, पुराने और ऊंचे पेड़, पहाड़ जैसे बड़े जानवर। हाँ, एक चौड़ी छाती और पतली कमर वाला शख्स सर ऊपर करके हंस रहा था। उसकी तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसकी स्किन रेनबो रंगों से ढकी हुई थी, जिसमें हर तरह के प्राचीन टोटम्स बने हुए थे। उसका रोब आसमान और जमीन पर छाए हुआ था। वो भौर बादलों पर कदम रखे और तेज हवाओं पर चल रहा था। उसके बैंगनी बाल लहरा रहे थे और उसकी डबल प्यूपल वाली आंख में जैसे आग जल रही थी। फैंग युआन ने ये देखा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने उस शख्स को तुरंत पहचान लिया। ये पुराने प्राचीन युग के 3 डेमन वेनरेबल्स में से एक है, रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल। वो इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, प्राइमोर्डियल ऐश आउल का सामना कर रहा है। अजीब बात है, जायंट सुन के इनहेरिटेंसेस में डेमन वेनरेबल की चीज क्यों है? इसमें अजीब क्या है? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अपने युग के वेनरेबल द आसमान और जमीन के सर्वोच्च शासक, ब्रह्मांड के अपराजय जीव। उन्होंने पूरी दुनिया की तलाशी ली और रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल की एक चीज हासिल की, उस अपनी बिल्डिंग में अपने वंशजों के लिए रख दिया। ये बहुत नॉर्मल बात है, मो याओ ने कहा। इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, वो मालिक जो इमेमोरियल युग से आसमान और जमीन में मौजूद थे, उनके पास रैंक 8 गु इमॉर्टल की बैटल स्ट्रेंथ थी। इस प्राइमोर्डियल ऐश आउल का सर चिड़िया का और शरीर जानवर का था। उसके पास 2 जोड़ी सुनहरे प्यूपल्स दी और सर पर एक ड्रैगन का सींग था। उसका मस्कुलर शरीर घने रेनबो पंखों से ढाका हुआ था। उसकी जांगली ऑरा दुनिया पर हावी हो सकती थी। उसके पैर तेजी से चलते थे और आसानी से पहाड़ों और नदियों को बर्बाद कर सकते थे। एक दहाड़ से उसकी आवाज 10,000 ली तक जा सकती थी, पूरी दुनिया की हवा में लहरें पैदा करती हुई। रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल ने तारीफ की, शानदार जानवर। प्राइमोर्डियल ऐश आउल के पास इंसानों जैसी समझ थी। ये सुनकर उस गुस्सा आ गया। उसने अपने मुंह से आसमानी बिजली छोड़ दी। नीली बिजली 10,000 ली तक आसमान में चली गई और एक पाल में रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल के सामने पहुंच गई। फैंग युआन का चेहरा बदल गया। बिजली और गरज की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। अभी वो एक चींटी जैसा था, लेकिन अगर उसकी पिछली जिंदगी वाला गु इमॉर्टल रूप भी होता तो वो इसके सामने 3 सांस भी नहीं टिक पाता। लेकिन रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल बिल्कुल नहीं हिला। उसने उस भयानक बिजली को सीधा अपने जिस्म पर लेने दिया। बिजली के बीच उसका कांसे रंग का शरीर बिल्कुल ठीक था, चमक रहा था। उसके मसल्स पत्थर के ब्लॉक्स जैसे थे और उसके शरीर पर बने सारे टोटम्स जैसे जिंदा हो गए थे। हर तरह के खतरनाक जानवर उसके शरीर पर घूम रहे थे। फटे हुए लाइटनिंग प्लाज्मा के बीच रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल के चेहरे पर एक मजे का एक्सप्रेशन था। वो जोर से हंसा और अपने दाहिने मुंह के से वार किया। बम! तुरंत आसमान और जमीन के रंग बदल गए। हवा और बादल तेजी से हिलने लगे। बिजली धीरे धीरे गायब हो गई। पहाड़ कांप रहे थे और जंगल रो रहे थे। बस एक मुक्के से तेज हवाएं कयामत की तरह बहने लगी। आसमान के बादल गायब हो गए। आसमान नंगा हो गया और फैलती हुई सूरज की रोशनी ने सारा अंधेरा मिटा दिया। बस एक मुक्का, ऐसी ताकत के सामने जो भूत प्रेत को भी भगा दे। प्राइमोर्डियल ऐश आउल दर्द से चिल्ला रहा था। वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था, एक इलाके का मालिक। पहले वो अकड़ और जंगली था, एक मजबूत ऑरा दे रहा था, लेकिन अगले हाई पैल उसकी हड्डियां टूटकर चूर हो गई थीं। उसके रेनबो पंख हवा में तैर रहे थे। उसके सुनहरे प्यूपल्स दर्द से भरे हुए थे और वो जमीन पर पड़ा था, एक मारे हुए कुत्ते की तरह। फैंग युआन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। ये पहली बार था जब उसने किसी वेनरेबल का हमला देखा था। रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल
रैंक 9 की ताकत के साथ वो सच में आसमान और जमीन में अपराजय था। 9999 वन ऐश आउल। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने शांति से कहा, अपनी हथेली खोली और हवा को पकड़ लिया। अगले हाइपैल प्राइमोर्डियल ऐश आउल एक अदृश्य ताकत से पकड़ा गया। वो एक ऐसे मुर्गे की तरह था जिसे एक कसाई ने पकड़ लिया हो। वो लाचार था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। ट्रांसफॉर्म। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का शरीर कांपा, वो हवा के साथ बड़ा होता गया, एक पाल में एक विशाल दानव बन गया। क्या सचमुच का दानव था? वो आसमान और जमीन जितना ऊंचा था, जैसे अगर वो चाहे तो सूरज को भी पकड़ ले। कोई भी मुसीबत यूज हिला नहीं सकती थी, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उस मुश्किल से रोक सकता था। दानव ने धीरे से अपना मुंह खोला, जबकि प्राइमोर्डियल ऐश आउल जोर से चटपटा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उस दानव के मुंह में डाल दिया गया। दानव ने एक ही घूंट में उस निगल लिया, कई बार चबाया, जिसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। हर तरफ बिजली चमक रही थी, ये गरज की तरह जोर से थी। एक घूंट के साथ दानव ने प्राइमोर्डियल ऐश आउल को अपने पेट में उतार लिया। उसने सचमुच एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, एक रैंक 8 लेवल के अस्तित्व को बस यही खा लिया। रेकलेस सेवेज की ताकत, ये सच में डरावनी थी। इस रैंक 8 डेसोलेट बीस्ट को खाने के बाद दानव ने अपने पेट को थपथपाया। आवाज गरज की तरह जोर से थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसका पेट ना भरा हो। और उसके पेट पर एक नया टोटम बन गया था, प्राइमोर्डियल ऐश आउल के रूप में, लेकिन उसके शरीर पर बने अनगिनत टोटम्स के बीच वो ज्यादा ध्यान नहीं खींच रहा था। अस दानव को जैसे कुछ महसूस हुआ और वो अचानक घूमा और सीधा फैंग युआन की तरफ देखने लगा। फैंग युआन जमीन पर ऐसे गिरा जैसे उस कोई बड़ा झटका लगा हो। इसके साथ ही उसने एक मुंह खून की उल्टी कर दी। उसकी आत्मा जोर से कांप रही थी। एक तेज चक्कर ने यूएस पर हमला किया। काफी देर बाद वो ठीक हो पाया। गास्प गास्प गास्प। वो तेजी से सांस ले रहा था, मुश्किल से अपनी एड़ी खोल पा रहा था। उसकी एड़ी भी ये से नहीं पाई। खून के आंसुओं की 2 धाराएं बे निकली, उसके चेहरे से जमीन की तरफ बहती हुई। लेकिन शुक्र है, इस जगह ने गू वॉर्म्स को नहीं रोका था। ऐसी चोट को गू वॉर्म्स से आसानी से ठीक किया जा सकता था। ये इनहेरिटेंस का टेस्ट है क्या? फैंग युआन ने खुद को ठीक करते हुए पूछा। ही, ये कैसा टेस्ट है? उसके दिमाग में मो याओ खुश हो रही थी, घमंडी लहजे में जवाब देते हुए। इस इनहेरिटेंस में रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की विल का एक अंश है, सिर्फ गू इमॉर्टल्स हाई इसे से सकते हैं। लेकिन इस इनहेरिटेंस को पाने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इसे पहले हाई मॉडिफाई कर दिया था ताकि मॉर्टल्स इसे से सकें। तू जिंदा है, इसके लिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की दया का शुक्रिया अदा कर। फैंग युआन ने ठंडी सांस भरी। उनकी दया सिर्फ उनके खून के वंशजों के लिए है, उसका मुझसे क्या लेना देना? वैसे भी जायंट सन के ट्रू इनहेरिटेंसेस इतनी आसानी से नहीं मिलते, अंदर बहुत खतरा है। ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन तू ये टेस्ट पार कर चुका है, और याद रख कि ये ट्रू इनहेरिटेंस सिर्फ एक ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस है। 10 किनारों वाले ओनर टोकन के साथ तेरे पास पहले से ही इसे इनहेरिट करने का अधिकार है। मो याओ ने कहा। जैसा कि उम्मीद थी, जब फैंग युआन का दिमाग अंदर गया, लाल रोशनी के गोले ने अपने दरवाजे खोल दिए और रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की शक्ल फिर से नहीं दिखी। प्राइमोर्डियल ऐश आउल ट्रांसफॉर्मेशन। फैंग युआन को अब समझ आया कि यह एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव था। यह किलर मूव एक गू इमॉर्टल को प्राइमोर्डियल ऐश आउल में बदलने देता, जिससे उसकी ताकत में भारी इजाफा होता। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल स्ट्रेंथ पाथ के जनक लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के निर्माता भी थे। उनकी ताकत आसमान और जमीन को हिला सकती थी। वो 10 वेनरेबल्स में से सबसे खतरनाक थे। साथ ही वो अनगिनत खतरनाक जानवरों में बदल सकते थे। उनके पास अनंत ट्रांसफॉर्मेशंस दी, और वो खून की एक बूंद से भी जिंदा हो सकते थे। फैंग युआन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने लाल रोशनी के गोले को छोड़ दिया और उस अपने से दूर उड़ने दिया। बेशक ये ट्रू इनहेरिटेंस कीमती थी, पर फिलहाल ये उसके काम की नहीं थी। फैंग युआन बहुत शांत था, और उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गई थीं। ये सोचना कि जायंट सुन के ट्रू इनहेरिटेंसेस में रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल से जुड़ी कोई चीज होगी, और ये खास इनहेरिटेंस सिर्फ सबसे निचले दर्जे का ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस था। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि और कैसे कैसे ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंसेस हो सकते हैं, और उनसे भी बढ़कर जो अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंसेस हैं, वो कैसे होंगे। उसने अपनी बाहें हिलाई और इस शांत और अंधेरे खालीपन में एक दूसरे इलाके की तरफ तैरने लगा। चैप्टर 598। फैंग युआन ने बड़ी मेहनत से तैरकर एक हरे रंग की रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया।
हरे रंग के इस गोले के पास पहुंचना पहले वाले लाल रंग के गोले से ज्यादा मुश्किल था। ये धीरे धीरे उड़ रहा था, लगातार मुड़ता और घूमता हुआ, और फैंग युआन ने कुछ देर तक इसका पीछा किया, तब जाकर उस पकड़ पाया। ये भी एक कटोरे जितना बड़ा था, और फैंग युआन की चेतना ध्यान से इसके अंदर घुसी। एक अजीब सी कंपन, वाइब्रेशन की ताकत यूएस हरे रंग की रोशनी से निकलकर फैंग युआन के शरीर में फैल गई। संभाल के, यह ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए की चीज है। उसके दिमाग में मो याओ की विल ने इस चीज को पहचान लिया और चेतावनी दी। चिंता मत करो, ये बच नहीं सकता। फैंग युआन का लहजा पक्का था। उसने यूएस रोशनी के गोले को कास के पकड़ लिया। बेवकूफ, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जल्दी छोड़ दे, मो याओ ने यह कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो रहस्यमय कंपन हरे रंग की रोशनी से फैलकर सीधा फैंग युआन के अपर्चर में चली गई। फैंग युआन का एपर्चर कांपने लगा। उसके 90% भरे हुए एपर्चर समुद्र में लहरें जोरों से उठ रही थीं। स्विश स्विश स्विश, बड़ी बड़ी लहरें आसपास की अपर्चर दीवारों से टकराईं। रैंक 5 पीक स्टेज की क्रिस्टल जैसी साफ दीवारों में लहरों के दबाव से दरारें पड़ने लगी। फैंग युआन चौंक गया। इस ट्रू इनहेरिटेंस का टेस्ट बहुत अजीब था। इससे बचना मुश्किल था। ये सीधा गू मास्टर के अपर्चर पर असर कर रहा था। लड़के, जल्दी से गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने हाथ काट दे। सिर्फ कुर्बानी देकर ही तू अपनी जान बचा सकता है। मो याओ की विल फैंग युआन के दिमाग में चिल्लाई। अपने हाथ काट दूं? फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने उस छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यूएस हरे रोशनी के गोले से एक बहुत मजबूत खिंचाव की ताकत आ रही थी, जिसने फैंग युआन के हाथों को उससे कास के चिपकाए रखा। फैंग युआन उससे छुटकारा नहीं पा सका, और उसके अपर्चर में कंपन और तेज होती जा रही थी। समझ गया। संकट के इस पाल में फैंग युआन को एक आइडिया आया, और उसने जल्दी से अपने दूसरे अपर्चर से प्राइमीवल एसेंस को अपने पहले अपर्चर में डाल दिया। कंपन प्राइमीवल एसेंस के जरिए दूसरे अपर्चर में चली गई। दूसरा अपर्चर भी बेकाबू होकर कांपने लगा, लेकिन इस तरह दोनों अपर्चर्स मिलकर इसका सामना कर रहे थे, और पहले अपर्चर का संकट काफी हद तक कम हो गया था। मो याओ हैरान रह गई। जैसे ही हरी रोशनी धीमी हुई और कंपन गायब हो गई, ऐसा लगा कि फैंग युआन ने टेस्ट पार कर लिया था। ये क्या चक्कर है? तेरे पास दो अपर्चर हैं? मो याओ ने पूछा। डू अपर्चर्स के साथ टेस्ट का सामना करने से भले ही अपर्चर की दीवारों में दरारें आ गई थीं, लेकिन वो टूटी नहीं थीं। लड़के, ट्यून ये बात बहुत गहरी छुपाई। तेरे पास सच में दो अपर्चर्स हैं। दूसरा अपर्चर? सोचा ना था कि जो अफवाहें फैल रही थीं, उन्हें तू सच साबित कर देगा। मो याओ ने गहरी भावनाओं के साथ कहा। फैंग युआन इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसने उसके बजाय पूछा, तुमने अभी ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए का जिक्र किया, क्या ये वही पुराने प्राचीन युग के रिफाइनमेंट पाथ के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर हैं? हाँ, वही हैं। रिफाइनमेंट पाथ के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। पूरे मानव इतिहास में प्राचीन काल से अब तक सिर्फ 3 ही हुए हैं। आने वाली पीढ़ियों ने उन्हें 3 ओल्ड्स कहा। वो द रिमोट एंटिक्विटी एरा के ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन्नान, ओल्डन एंटिक्विटी एरा के ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जू, और मडीवल एंटिक्विटी एरा के रिफाइनमेंट पाथ के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर लॉन्ग हेयर एंसेस्टर। मो याओ बताती रही। उनमें से ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन्नान का व्यक्तित्व अजीब था। उसने आसमान को रिफाइन करने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी। ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए ने एपर्चर्स पर सबसे गहरी रिसर्च की थी। उसने लेस देन ग्रेटर देन बनाई, और 10 एक्सट्रीम फिजिक्स को इमॉर्टल्स बनने में मदद की। उससे पहले कभी भी 10 एक्सट्रीम फिजिक्स वाले किसी व्यक्ति के इमॉर्टल बनने का कोई मामला नहीं था। जहां तक लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की बात है, उसकी उम्र सबसे लंबी थी और उसने सबसे ज्यादा इमॉर्टल गू रिफाइन किए थे। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग भी उसी ने रिफाइन की थी। बल्कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि वो लाइफ स्पैन गू रिफाइन कर सकता था, जिस वजह से ओल्ड एंसेस्टर जायंट सुन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, हालांकि वहां से कोई नतीजा नहीं निकला। मो याओ ने कई मशहूर जानकारियों के बारे में बताया। 3 पुराने लोग, 3 सुप्रीम रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर्स, हर एक लेजेंड था। वो मानव इतिहास में रिफाइनमेंट पाथ के 3 शिखर थे। यहां तक कि रैंक 9 वेनरेबल्स भी उनकी शान और प्रतिष्ठा को छुपा नहीं सकते थे। ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए का इनहेरिटेंस फेटेड पर्सन के अपर्चर को टेस्ट करता है। तेरे पास 2 अपर्चर्स दी, तू किस्मत से बच गया। देख, ये इनहेरिटेंस बहुत अच्छा है, ये तेरी बहुत मदद करेगा। मो याओ ने आगे कहा। फैंग युआन की कॉन्शियसनेस फिर से अंदर गई। इस इनहेरिटेंस को इमॉर्टल असेंशन वाइटल इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता था। इसमें ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए की अलग अलग पाथ्स के गू मास्टर्स के इमॉर्टल बनने की प्रक्रिया की समझ, उन्हीं आने वाली सभी मुश्किलें और उनसे कैसे निपटना है,
ये सब रिकॉर्ड किया गया था। इसमें इमोर्टल बनने के सबसे जरूरी पॉइंट्स लिखे थे। फैंग युआन ने दिल ही दिल में आकलन किया, भले ही ये कोई गू रेसिपी या इमोर्टल गू नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल गाइडेंस के मामले में इसकी बहुत बड़ी कीमत है। अगर गू मास्टर्स को ये मिल जाए तो ये न सिर्फ उनकी मदद करेगा बल्कि उन्हें दूसरे पाथ्स को समझने में भी मदद देगा। ये सच में एक जरूरी खजाना है। यह इमोर्टल असेंशन वाइटल इंफॉर्मेशन बहुत पुरानी है, हो सकता है आजकल के ट्रेंडिंग पाथ्स के लिए ये काम की ना हो। आखिरकार इन सालों में कई नए पाथ्स उभरे हैं। अब ये उतना फीका और सादा नहीं है जितना पुराने प्राचीन युग में था। मैं तुझे ये याद दिलाना चाहती हूं कि इस इनहेरिटेंस का असली सार ये इमोर्टल असेंशन वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल के नोट्स हैं जो उन्होंने इसे पढ़ते हुए बनाए थे। उनका असेसमेंट सबसे जरूरी पॉइंट्स का समरी जैसा है, सीधा मुद्दे की बात, और सच में हजारों सोने के सिक्कों से भी कीमती है। मो याओ ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। ओल्ड इमोर्टल कॉन्ग जू लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के बराबर के एक रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर थे। उनकी रिसर्च, साथ में इमोर्टल वेनरेबल के नोट्स, सच में बहुत कीमती थे। जब एक गू मास्टर इसे पढ़ेगा तो उसके सफलतापूर्वक इमोर्टल बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक इमोर्टल वेनरेबल के नजरिए से वो सही दिशा में विकास कर सकते हैं। उनकी गू इमोर्टल यात्रा गाइड होगी और वो रास्ते में कई गड्ढों से बच सकते हैं। इस इनहेरिटेंस में सच में चौंकाने वाला आकर्षण था, खासकर फैंग युआन जैसे जीनियसेस के लिए जो एक और कदम आगे बढ़ना चाहते थे और एक मोर्टल बनकर संतुष्ट नहीं थे। लेकिन फैंग युआन ने इसे नहीं चुना। उसके पास पिछले जन्म के अनुभव वो ब्लड पाथ पर अपनी जर्नी दोहरा सकता था। उसके ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में आने के दूसरे मकसद थे। इसलिए फैंग युआन ने यूज छोड़ दिया और हरे गोले को अपने से दूर उड़ने दिया। लाल रोशनी से भी तेज रफ्तार से वो एक अनजान जगह में चला गया। तू सच में इसे छोड़ रहा है? जब तू भविष्य में इसके बारे में सोचेगा तो पछताना मत। उसके दिमाग में मो याओ ने आ भरी। पछतावा? ही, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। फैंग युआन हल्का सा हंसा, अपनी तलाश जारी रखते हुए। वो कुछ देर अंधेरे में टहरा और तीसरे रोशनी के गोले को खोज लिया। ये रोशनी का गोला एक भौर रंग की रोशनी से चमक रहा था। इसकी रफ्तार पहले दो रोशनी के गोलों से भी तेज थी। ये एक टूटते तारे की तरह था। जब ये स्पेस में उड़ता तो इसके पीछे एक पाले रंग की पूंछ बन जाती थी। फैंग युआन ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन मो याओ ने कहा, असल में तुझे हर बार इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब ट्यून पहले ही कई विजडम पाथ गू वॉर्म्स इकट्ठे कर लिए हैं तो उनकी असली कीमत का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग युआन की रफ्तार बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। लड़के, मुझे आचे से शुक्रिया कहना। जो चाल मैं तुझे सिखाने वाली हूं उससे तू इनहेरिटेंस के टेस्ट से बच सकता है और सीधा उसके कंटेंट को सर्च कर सकता है। मो याओ का तरीका बहुत जटिल नहीं था। जब फैंग युआन को ट्रू इनहेरिटेंस का रोशनी का गोला मिल जाता तो पहला कदम था कि उसकी कॉन्शियसनेस गोले में दाखिल हो और इससे इनहेरिटेंस का टेस्ट शुरू हो जाता। मो याओ की सलाह यह थी कि विजडम पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके विल्स बनाए जाए। इस विल को ट्रू इनहेरिटेंस में इंजेक्ट करके वो कुछ देर इंतजार करता और फिर उस वापस बुला लेता। इस तरह वो ट्रू इनहेरिटेंस के साथ सीधे संपर्क से बच सकता था। ये एक मौका परस्त तरीका था। विजडम पाथ में थॉट, विल और इमोशन होते हैं। जिसे दिमाग कहते हैं वो हार्ट सेंस और डिवाइन सेंस से बना होता है। जब तुम्हारा दिमाग अंदर जाता है तुम्हारे थॉट्स एक्सप्लोर और इंटरैक्ट करते हैं। थॉट्स पानी की बूंदों जैसे होते हैं, उन्हें बनाना सबसे आसान होता है और वो सबसे नाजुक भी होते हैं। क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बूंदें मिलकर एक नदी बन जाती हैं और जांच पड़ताल के लिए अंदर जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गू मास्टर के दिमाग को बिना रुके उन्हें बनाते रहना पड़ता है। जहां तक विल की बात है, वो थॉट से बेहतर होते हैं, एक बर्फ के टुकड़े की तरह। उनकी डिफेंस ज्यादा होती है लेकिन उन्हें बनाना मुश्किल होता है। लेकिन वो आजाद रूप से घूम सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वापस बुलाए जा सकते हैं। मो याओ ने समझाया। फैंग युआन चुप रहा। लड़के, इस वक्त तू क्यों हिचकिचा रहा है? ही, मैं जानती हूं कि तू विजडम पाथ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है और वो विजडम पाथ गू वॉर्म्स भी खरीद रहा है। तेरा स्पेशल विलगू, डेलिब्रेट विलगू, प्ले विलगू, कीप विलगू और न्यू विलगू ऐप सब बेकार हैं। तू उन्हें कब इस्तेमाल करेगा? मो याओ ने लुभाते हुए हंसा। थोड़ी देर रुककर उसने आगे बढ़ाते हुए कहा, ए फ्लैट तक तुझे साफ हो गया होगा, मेरी विल तेरे दिमाग में रहती है, ये तुझसे गहराई से जुड़ी हुई है। जब तू इन गू का इस्तेमाल करके विल्स बनाएगा तो वो शुद्ध और निर्दोष होंगे, मैं उनमें घुस नहीं सकती।
क्या तू मुझसे हमेशा सतर्क नहीं रहता? इस तरीके का एक बहुत बड़ा फायदा है, तू इसका इस्तेमाल अनट्रू इनहेरिटेंस टेस्ट से बचने और अनपैरेलल्ड इनहेरिटेंसेस के राज जानने के लिए कर सकता है। अनपैरेलल्ड इनहेरिटेंस, उनकी कीमत ऑर्डिनरी इनहेरिटेंसेस से कहीं ज्यादा होती है। तुम क्या? फैंग युआन की नज़र में हिचकिचाहट थी। ए फ्लैट तक उसने कभी भी मो याओ के साथ अपनी सिचुएशन के बारे में इतना खुलकर बात नहीं की थी। सोचना कि मो याओ अब इसके बारे में ऐसे खुलकर बात करेगी। उसका असली इरादा क्या था? क्या वो सच में वही चाहती थी जो उसने कहा, कि वो सिर्फ रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस वाटर पवेलियन को स्पिरिट अफिनिटी हाउस को वापस करना चाहती थी? मो याओ के ईमानदार एक्सप्रेशन ने फैंग युआन के दिल में लहरें पैदा कर दी। शायद वो बहुत ज्यादा सतर्क था और मो याओ से बहुत ज्यादा सावधान था। लेकिन विल्स थॉट्स की तरह नहीं थे। थॉट्स सरल होते थे और धोखा देने में अच्छे नहीं होते थे। जुनून से बनी एक लैंड स्पिरिट सिर्फ सच बोलती थी, लेकिन विल्स अलग थे। वो कई थॉट्स के मिलने से बनते थे, वो थॉट्स से कहीं ज्यादा जटिल थे। इसलिए वो दूसरों से झूठ बोल सकते थे। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। इन उलझे हुए विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मो याओ की बातें फैंग युआन के नजरिए से सच में काम की थीं। वो सफलतापूर्वक इसे आजमाने के लिए मान गया था। फैंग युआन ने वो विजडम पाथ गू वॉर्म्स निकाले जो उसने खरीदे थे। उसके पास लैंड स्पिरिट लिटिल हु इमॉर्टल थी और वो ट्रेजर येलो हेवन से कभी भी कनेक्ट हो सकता था। एक गू इमॉर्टल की नींव पर खड़े होकर उसके लिए मॉर्टल गू खरीदना बहुत आसान था। अभी उसके हाथों में 8 विजडम पाथ गू वॉर्म्स विल्स पैदा कर सकते थे, लेकिन वो सब अलग थे। स्पेशल विल गू स्पेशल विल्स पैदा कर सकता था। इसे सिर्फ खास परिस्थितियों में हाई एक्टिवेट किया जा सकता था। डेलिब्रेट विल गू डेलिब्रेट विल्स बना सकता था। जब ऐसी विल पैदा होती तो वो एक स्टील बोर्ड पर खुदाई जैसी होती। दूसरी विल्स के मुकाबले इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता। प्ले विल गू प्लेफुल विल्स बनाता है। ये वो विल है जो इमोशंस बनाने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इसके अलावा कीप विल गू, न्यू विल गू, बैटल इंटेंट गू और भी थे। काबिल एक और बात यह थी कि ये विजडम पाथ गू वॉर्म्स अलग अलग तरह की विल्स पैदा कर सकते थे जो दूसरी विल्स के खिलाफ असरदार थीं। जैसे स्पेशल विल गू स्पेशल विल्स पैदा कर सकता है, लेकिन स्पेशल विल्स को निगल भी सकता है। डेलिब्रेट विल गू डेलिब्रेट विल्स बना सकता है। उनसे छुटकारा पाना मुश्किल था, लेकिन अगर कोई सही तरीका इस्तेमाल करे और डेलिब्रेट विल गू ढूंढ ले तो उस आसानी से हटाया जा सकता है। फैंग युआन ने ये गू वॉर्म्स क्यों खरीद थे? इसी वजह से वो मो याओ की रहस्यमयी विल से निपटना चाहता था। लेकिन उसने इतने सारे गू खरीद लिए थे और पाया कि कोई भी मो याओ की विल से निपट नहीं सकता था। मौजूदा सिचुएशन में कौन सा विल गू इस्तेमाल करना है ये जरूरी नहीं था। उसने एनवाई हाई स्पेशल विल गू चुना, प्राइमेवल एसेंस डाला और एक विल बन गई। विल की शक्ल फैंग युआन जैसी ही थी। वो एक नौजवान लग रहा था जिसकी उम्र काली और अजीब थी, लेकिन असली शरीर से अलग। उसका चेहरा ज्यादा मर्दाना और इरादों का पक्का लग रहा था। विल सिर्फ आत्मा के अंदर ही रह सकती हैं। अगर तू इस विल को बाहर भेजना चाहता है तो तुझे एक छोटा सोल वर्म लगेगा। मो याओ ने याद दिलाया। स्मॉल सोल गू सोल पाथ में एक रैंक 1 गू था। यह बहुत आम था, लेकिन सोल पथ की नींव था। कई ऊंचे रैंक के सोल पाथ गू वॉर्म्स इसी को आधार बनाकर स्टेप बाय स्टेप रिफाइन किए जाते थे। मो याओ की याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसके बोलने से पहले ही फैंग युआन ने एक गू वर्म बुला लिया। इसका कोई ठोस शरीर नहीं था। यह हथेली के साइज का था और एक तितली जैसा दिखता था, रोशनी और छाया की तरह झिलमिलाता हुआ। अगर कोई इसे पकड़ता तो वो उसके खोखले शरीर को नहीं पकड़ पाता। यह रैंक 2 बिग सोल वर्म था। फैंग युआन ने यूज हल्का सा थपथपाया, अपनी स्पेशल विल को बिग सोल वर्म के शरीर में भेजे दिया। फिर उसने बिग सोल वर्म का इस्तेमाल किया और उस सबसे पास के हरे सफेद ट्रू इनहेरिटेंस रोशनी के गोले की तरफ उड़ा दिया। बिग सोल वर्म की रफ्तार उसके अकेले चलने से कहीं ज्यादा तेज थी। बस कुछ ही पलों में वो ट्रू इनहेरिटेंस रोशनी के गोले में घुस गया और थोड़ी देर बाद बिग सोल वर्म एक फटे पुराने शरीर के साथ लड़खड़ाते हुए वापस उड़ा। फैंग युआन ने अपनी विल वापस ली और देखा। ये तीसरा ट्रू इनहेरिटेंस भी एक ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस था, लेकिन कुछ गू मास्टर्स या यहां तक कि गू इमॉर्टल्स के लिए इसकी कीमत पहले 2 ट्रू इनहेरिटेंसेस से कहीं ज्यादा थी। चैप्टर 599। तीसरे ट्रू इनहेरिटेंस की कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसमें उम्र बढ़ाने का तरीका बताया गया था। एक कहावत है, एक अच्छी मौत से बेहतर एक बुरी जिंदगी है। जब तक कोई खास वजह ना हो, कोई भी जीना बैंड करना या ज्यादा नहीं जीना चाहता था। गू मास्टर्स भले ही वो कल्टिवेट कर सकते थे,
और रैंक 6 तक पहुंचने से उनके जीवन का सार बेहतर होता था, लेकिन वो सीधे उम्र नहीं पा सकते थे। जब से गू का रास्ता विकसित हुआ है, अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए हैं। जैसे किंग माओ पहाड़ पर फर्स्ट जेन गू यू ने एक ज़ॉम्बी बनना चुना, या सदर्न बॉर्डर का डेमोनिक पाथ गू मास्टर सेंचुरी बॉय, जिसने अपने आप पर रिटर्न टू चाइल्डहुड गू का इस्तेमाल करके एक बच्चे का रूप बनाए रखा और अपनी जीवन शक्ति के नुकसान की घाती को कम किया। ये सिर्फ मॉर्टल तरीके द गू इमॉर्टल्स के पास और भी रहस्यमयी तरीके थे। ये तीसरा इनहेरिटेंस गू इमॉर्टल्स के लिए उम्र बढ़ाने का एक तरीका था। इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल था। एक इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा बनाया गया उम्र बढ़ाने का तरीका। कोई भी इस ट्रू इनहेरिटेंस की कीमत का अंदाजा लगा सकता है। कंटेंट के मुताबिक किसी साल, महीने और दिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को एक आइडिया आया और उसने एक शानदार विचार बनाया। उसने इस इमॉर्टल आर्ट को नाम दिया पोजेशन। इसका कोर एक रैंक CHEH पोजेशन इमॉर्टल गू था। इसके अलावा हर तरह के लगभग 3000 रैंक 5 मॉर्टल गू थे। सोचा ना था कि पोजेशन इमॉर्टल गू की शुरुआत यहां से हुई थी। फैंग युआन ने ये दिल थान के देखा, उसके पिछले जन्म में पांचों रीजन्स की अफरा तफरी भरी लड़ाई के दौरान पोजेशन इमॉर्टल गू बहुत मशहूर हो गया था। कई ऊंचे रैंक के गू इमॉर्टल्स ने अपनी उम्र बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी और इसने पांचों रीजन्स की लड़ाई की सिचुएशन बदल दी थी। भले हाई पोजेशन इमॉर्टल गू रैंक CHEH का था, लेकिन ये एक जरूरी गू वर्म था जो दुनिया की संरचना को बदल सकता था। एक पाल में फैंग युआन के अंदर एक अचानक इच्छा जागी। यह पोजेशन इमॉर्टल गू का ओरिजिन है। जैसे ही वो इसे ले लेगा और ओरिजिन को पकड़ लेगा, भविष्य में पांचों रीजन्स की लड़ाई के दौरान वो इस पोजेशन इमॉर्टल गू को बेचकर एक भयानक मुनाफा कमा सकता है। खासकर उसकी पिछली जिंदगी की यादों के साथ, वो जानता था कि इस पोजेशन इमॉर्टल गू की सबसे ज्यादा जरूरत किसे थी। बस अगर उसने ठीक से प्लान किया तो फायदे अकल्पनीय थे। लेकिन जल्द ही फैंग युआन शांत हो गया। बिग सोल वर्म पर आई स्पेशल विल ने और भी जानकारी भेजी। यह ट्रू इनहेरिटेंस सिर्फ एक खाली खोल था। अंदर का पोजेशन इमॉर्टल गू और 3000 मॉर्टल गू सब पहले ही कोई ले जा चुका था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा सेट किए गए 88 ट्रू इनहेरिटेंसेस थे। लेकिन इतने सालों बाद उनमें से कुछ पहले ही लोगों ने ले लिए थे। मो याओ ने एक बार कहा था, उसके समय में जब उसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया था तो 88 ट्रू इनहेरिटेंसेस में से सिर्फ 53 बचे थे। मो याओ 10,000 साल पहले की एक एक्सपर्ट थी, क्योंकि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के राउंड्स पार करना मुश्किल था। हर 10 साल के इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में बहुत कम मौके ऐसे होते थे जब कोई जीतने वाला 10 किनारों तक पहुंचता। लेकिन इसके बावजूद इतने सालों बाद कुछ काबिल लोग द जो ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में दाखिल होने में कामयाब रहे। फ्लैट बचे हुए ट्रू इनहेरिटेंसेस की संख्या निश्चित रूप से 53 से कम थी। ये क्या है? बिग सोल वर्म पर आई स्पेशल विल से कम्युनिकेट करते हुए फैंग युआन के प्यूपल्स अचानक फैल गए। भले हाई ट्रू इनहेरिटेंस ले लिया गया था, फैंग युआन की स्पेशल विल ने फिर भी कुछ चौंकाने वाली खोजें कीं। आत्मा का इस्तेमाल करके शरीर पर कब्जा करना, ये मौत के दरवाजे पर संघर्ष से ज्यादा कुछ नहीं। मौत तो फिर भी निश्चित है। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए लाइफ स्पैन गू सबसे अच्छा विकल्प है। एक गू इमॉर्टल का रास्ता फाटन और मुसीबतों से भरा है। शरीर के लिए उनका सामना करना मुश्किल है और आत्मा के लिए आज़ाद रहना मुश्किल है। लंबी उम्र पाना मतलब स्वर्ग के खिलाफ जाना है। ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर ऐसा एक पैराग्राफ था। इन शब्दों ने सीधे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पोजेशन के तरीके की आलोचना की थी। लहजा बिल्कुल घमंडी था। कई सारे उम्र बढ़ाने के तरीकों को देखने के बाद लाइफ स्पैन गू अब भी सबसे अच्छा विकल्प था। आखिरी 3 मुश्किल शब्द सच में भावनाओं से भरे हुए थे। आखिर में ये लिखने वाले ने अपना नाम भी छोड़ा था, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल। ये नाम देखकर किसी को भी लगेगा कि ऐसी आलोचना का होना स्वाभाविक था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का दर्जा एक हाई था। वो दोनों रैंक 9 गू मास्टर्स थे। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मिडीवल एंटिक्विटी एरा के दौरान एक इमॉर्टल वेनरेबल द, जबकि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल एक डेमन वेनरेबल द जो जायंट सन के बाद आए थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के निधन के 2 लाख साल बाद सबसे ज्यादा हत्या करने वाले डिमोनिक पाथ के वेनरेबल स्पेक्ट्रल सोल का जन्म हुआ। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की इतनी बड़ी शोहरत थी। जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल दुनिया में अपराजय था तो वो जरूर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में पहुंचा होगा। ये कोई अजीब बात नहीं थी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि पोजेशन इमॉर्टल गू को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने ले लिया था? नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सोल पाथ के निर्माता वो आत्मा के मामले में सबसे बड़े एक्सपर्ट यहां तक कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी उस मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के छोड़े गए शब्दों से उन्हें पोजेशन मेथड में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो आसमान और जमीन के साथ अस्तित्व में रहना चाहते थे, लेकिन वो अकेले एक के बाद एक बढ़ती मुश्किलों का सामना कर रहे थे। ये देखकर कि एक पूर्वज ने भी लंबी उम्र का तरीका खोजा था, उन्हें कुछ गहरी भावनाएं महसूस हुई और उन्होंने ये शब्द छोड़े। फैंग युआन ने विश्लेषण किया, यहां तक कि रैंक 9 वेनरेबल्स जो अपने समय में ब्रह्मांड में अपराजय थे, वो भी समय के प्रवाह का विरोध नहीं कर सके। समय ही बहादुरों और सुंदरियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। लाइफ स्पैन गू ढूंढना मुश्किल था, उनकी जगह तय थी और वो सीमित मात्रा में पैदा होते सिर्फ आसमान और जमीन ही उन्हें प्राकृतिक रूप से बना सकते थे। रैंक 9 वेनरेबल्स ने जमीन आसमान एक कर दिया, सारे लाइफ स्पैन गू इस्तेमाल कर लिए, लेकिन नए लाइफ स्पैन गू नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्हें अपनी उम्र बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने पड़े। इस दुनिया के नंबर 1 लोग अपनी अपराजय शक्ति के पीछे उनकी सीमित उम्र के प्रति उदासी और चिंता थी। इसलिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की पोजेशन टेक्निक ने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को लंबी उम्र की कठिनाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि इमॉर्टल वेनरेबल्स या डेमन वेनरेबल्स, ऐसे अपराजय जीव भी मौत के नसीब से नहीं बच सकते। हाय, किस्मत का पहिया घूमता रहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर सकते हैं, लेकिन अपने चरम के बाद वो निश्चित रूप से टूट जाएंगे, और जो बिल्कुल नीचे हैं उनकी किस्मत पलट सकती है। इस दुनिया में क्या कोई शाश्वत अस्तित्व हो सकता है? उसके दिमाग में, मो याओ के मन में एक भारी भावना थी जब उसने गहरी सांस ली। लेकिन फैंग युआन ऐसा नहीं सोचता था। उसकी नजर अजीब थी, आसमान और जमीन का महान दाव सभी जीवों के संतुलन पर और एक दूसरे पर लगाए गए नियंत्रणों पर केंद्रित है। लेकिन जब एक गू मास्टर कल्टिवेट करता है, तो वो पूरी दुनिया में खोज करता है और संसाधन इकट्ठे करता है, उनका इस्तेमाल खुद के विकास को बढ़ावा देने के लिए करता है। इसलिए ये सच में स्वर्ग के रास्ते के खिलाफ जाने वाला पथ है। शायद इसीलिए मुसीबतें और आपदाएं आती हैं, लेकिन ठीक इसीलिए लंबी उम्र से परे अनंत जीवन ही वो लक्ष्य है जो मेरे पीछे लगने लायक है। ऐसा सोचते ही उसके दिल में एक आग जलने लगी, और भी रोशन और गर्म होती हुई। इमॉर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स सिर्फ एक लंबी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उसका लक्ष्य तो अनंत जीवन का उससे भी बड़ा स्टार था। ये एक ऐसा स्टार था जहां तक वेनरेबल्स नहीं पहुंच पाए थे। फैंग युआन की पिछली दुनिया का एक जुमला इस्तेमाल करे तो वो होगा, आसमान से टक्कर, जमीन से टक्कर, इंसानों से टक्कर, इसका आनंद अनंत है। पानी सिर्फ पत्थरों से टकरा कर ही सुंदर लहरें पैदा कर सकता है, लोग सिर्फ प्रतियोगिता में शामिल होकर ही जीवन का आनंद महसूस कर सकते हैं। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वो सिर्फ रैंक 6 का था, 7 के करीब। रैंक 9 अस्तित्वों के प्रति उसने कभी उन्हें ऊपर नहीं देखा, उसने सिर्फ अपने दिल में एक मजबूत अभिलाषा महसूस की थी। यहां उसने वेनरेबल्स का एक और पहलू देखा, थकान, कमजोरी, लाचारी। इन चीजों ने उसकी लड़ाई की भावना को एक नए स्टार पर पहुंचा दिया। उसके सामने का ट्रू इनहेरिटेंस खाली था, इसके लिए समय बर्बाद करना बेकार था। फैंग युआन ने खोज जारी रखी। आगे यूज्ड टू ऑर्डिनरी इनहेरिटेंसेस माइल, वो सभी विजडम पाथ से जुड़े थे। इन दोनों ट्रू इनहेरिटेंसेस में क्रमशः डू रैंक CHEH इमॉर्टल गू थे। एक था फॉल्स इमोशन फेक विल गू, और दूसरा था लविंग अफेक्शन गू। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की विजडम पाथ की उपलब्धि बहुत गहरी थी, ये एक जानी मानी सच्चाई थी। खासकर इमोशन गू के मामले में उसने इसे विस्तृत किया था और कई नई गू रेसिपीज बनाई थीं। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक हारीम बनाया और सुंदरियों को इकट्ठा किया, पूरी दुनिया की लड़कियों को अपने प्यार में गिरा दिया, इससे उनके इमोशन गू की ताकत दिखती थी। यह दोनों इनहेरिटेंसेस वो नहीं द जो फैंग युआन चाहता था, उसने छोड़ने का फैसला किया। अजीब है, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस सेक्लूडेड डोमेन में सिर्फ ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंसेस हाई नहीं, बल्कि अनपैरेलल्ड इनहेरिटेंसेस भी हैं? इतनी देर से ढूंढने के बाद मुझे अब तक एक भी क्यों नहीं मिला? फैंग युआन उलझन में था और उसने मो याओ से पूछा। इस दौरान मो याओ ने एक शब्द नहीं कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पोजेशन इमॉर्टल आर्ट से यूज एक झटका लगा हो। उसकी लड़ाई की भावना कम हो गई थी और वो बिना दिखे फैंग युआन के दिमाग में छिप गई थी। फैंग युआन के शब्द सुनकर उसने अपनी शक्ल दिखाई और साफ साफ कहा, HMPH, कितनी देर हुई है, तू अभी से बेसब्र हो रहा है? मेरे जमाने में मैंने पूरे 3 महीने तक खोजा था,
यह सक्लूडेड डोमेन बहुत बड़ा है और सारे इनहेरिटेंसेस इधर उधर घूम रहे हैं, सिर्फ कुछ हाई अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंसेस हैं। यह नॉर्मल है कि तुझे अब तक एक भी नहीं मिला। थोड़ा सब्र रख लड़के, फैंग युआन ने फिर पूछा। असल में तुम यहाँ पहले आई थी, तुमने कौन से अच्छे इनहेरिटेंसेस ढूंढे द, मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल्स दो। ये उसका असली सवाल था। HMPH, मैंने जरूर कई इनहेरिटेंसेस देखे थे, लेकिन यहाँ ट्रू इनहेरिटेंसेस बिना किसी पैटर्न के इधर उधर उड़ते रहते हैं। तुझे बताने का कोई फायदा नहीं, तू सिर्फ अपनी किस्मत पर निर्भर रह सकता है। समय का ध्यान रखना, तू जितने ज्यादा इनहेरिटेंसेस के संपर्क में आएगा या जितनी देर यहाँ रुकेगा, उतनी ही तेजी से ये ट्रू इनहेरिटेंसेस उड़ेंगे और तेरी सिचुएशन UTNI हाई खतरनाक हो जाएगी। इस वक्त अपने गु इमॉर्टल रेल्म के साथ मैं सिर्फ 3 महीने ही रुक पाई थी और यहाँ लगभग मर ही गई थी। जब मो याओ ने यह कहा तो उसके लहजे में एक डर था। तुम भी यहाँ लगभग मर गई थी? फैंग युआन ने उसकी बातों में मुख्य बिंदु देखा। लड़के, तू एक मॉर्टल है, तू बहुत कमजोर है। मेरा अनुमान है कि तू सिर्फ 8 ट्रू इनहेरिटेंसेस हाई देख सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रुक सकता है। अभी तू 5 इनहेरिटेंसेस देख चुका है, तुझे सावधान रहना होगा। मो याओ ने हल्के से उस याद दिलाया। ऐसी क्या चीज थी जिसने तुम्हारे जैसे एक महान गु इमॉर्टल की जान को खतरे में डाल दिया था? फैंग युआन ने पूछा। लेकिन मो याओ सिर्फ कोमलता से मुस्कुराए, कहते हुए, अगर तेरी किस्मत में हुआ तो जब तू इसका अनुभव करेगा तब तुझे पता चल जाएगा, और फिर खुद को छुपा लिया। फैंग युआन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उस हमेशा से एक शक था। उसकी पिछली जिंदगी के वीडियो में सेंट्रल कॉन्टिनेंट से 11 गु इमॉर्टल्स द, लेकिन जब वो ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में दाखिल हुए तो छोड़े गए हिस्सों के बाद उनमें से सिर्फ 9 हाई दोबारा दिखे, सभी घायल थे। क्या इसका मतलब है जो गायब लोग सक्लूडेड डोमेन में मर गए थे? कभी कभी इस मो याओ की विल का होना फायदेमंद था। फैंग युआन को मो याओ की चेतावनी मिल गई थी और वो और भी सावधान हो गया, धीरे धीरे जांच पड़ताल करते हुए। 3 दिन बाद वो छठे ट्रू इनहेरिटेंस के पास पहुंचा और स्पेशल विल गु और बिग सोल वर्म का इस्तेमाल करके ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर की जानकारी हासिल की। यह इनहेरिटेंस जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से आया था। ये तीसरे इनहेरिटेंस जैसा ही था, दोनों हाई उम्र बढ़ाने वाले इमॉर्टल आर्ट्स थे। इसमें एक नया पद शामिल था जिसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने रेंजू पर रिसर्च करके बनाया था। उसने इसे यिन यांग पाथ कहा। इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए डू गु इमॉर्टल्स, एक पुरुष और एक महिला, को सहयोग करना और संभोग करना पड़ता था ताकि उनमें से एक की उम्र बढ़ जाए। लेकिन इसमें एक कमी थी। अगर एक को उम्र मिलती तो दूसरे को उतनी ही उम्र गंवानी पड़ती। दूसरे शब्दों में, ये एक व्यक्ति की उम्र दूसरे को ट्रांसफर करना था। ये इनहेरिटेंस भी पहले ही किसी ने ले लिया था। उम्र बढ़ाने वाले तरीकों की लोकप्रियता यहां साफ दिख रही थी। ये छठा ट्रू इनहेरिटेंस है। फैंग युआन बड़बड़ाया, मो याओ की चेतावनी के बारे में सोचते हुए। फैंग युआन की सहशक्ति के अनुसार वो ज्यादा से ज्यादा 8 ट्रू इनहेरिटेंसेस देख सकता था। इस संख्या से आगे अस पर एक बड़ा संकट आ जाता। अगर वो एक ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करना चाहता था तो फैंग युआन को अब सावधान रहना पड़ेगा। आखिरकार उसके पास सिर्फ 2 मौके बचे थे और साथ हाईयूस इस बात से भी सावधान रहना था कि इनहेरिटेंस पहले से ही खाली ना हो। 13 दिन बाद फैंग युआन ने 7वां ट्रू इनहेरिटेंस ढूंढ लिया। इस ट्रू इनहेरिटेंस का रोशनी का गोला एक धोने वाले बेसिन के साइज का था। ये सफेद रोशनी में तेजी से चमक रहा था और इसकी ऑरा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंसेस से ज्यादा मजबूत थी। लड़के, ये तेरी सोच का दायरा बढ़ा देगा। ये एक अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंस है, उसके दिमाग में मो याओ ने कहा। चैप्टर 600 अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंस। फैंग युआन की नजर दूर में जलते हुए सफेद रोशनी के गोले को देखकर चमक उठी। उसने जल्दी से स्पेशल विल गु और एक बिग सोल वर्म निकाला। उसने एक विल बनाई और यूज बिग सोल वर्म में डाला। यूज ट्रू इनहेरिटेंस के रोशनी के गोले की तरफ उड़ते हुए देखा। अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंसेस ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंसेस से कहीं बढ़कर होते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या अलग है। फैंग युआन उम्मीद से इंतजार कर रहा था, लेकिन एक अनापेक्षित घटना घटी। जैसे हाई बिग सोल वर्म ट्रू इनहेरिटेंस के रोशनी के गोले के पास पहुंचा, फैंग युआन को महसूस हुआ कि उसका बिग सोल वर्म से कनेक्शन कमजोर हो रहा है। जब बिग सोल वर्म रोशनी के गोले से 300 कदम दूर भी नहीं पहुंचा था, उसका और फैंग युआन के बीच का कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। ये क्या सिचुएशन है? फैंग युआन चौंक गया। अस अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंस को अपनी असली कक्षा में आराम से उड़ते हुए देखा, और जो बिग सोल वर्म उसने छोड़ा था
उसमें कोई हरकत नहीं थी, वो बिल्कुल स्थिर था। यूज मारा हुआ कहना भी ठीक नहीं था, लेकिन फैंग युआन ने चाहे कितना भी कमांड दिया, वो बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप मंडराता रहा। यह अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस आसान नहीं है, सावधान रहना। मो याओ की विल ने भी हैरानी की आवाज निकली और फैंग युआन को चेताया। ये हो क्या रहा है? फैंग युआन ने उत्सुकता और सावधानी से बिग सोल वर्म के पास जाकर उस जांच के लिए उठाया। बिग सोल वर्म पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन जो विल उसमें डाली गई थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। बिग सोल वर्म एक रैंक 2 गू था और उसकी जंगली विल फैंग युआन द्वारा रिफाइन किए जाने के बाद हटा दी गई थी। फैंग युआन की विल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो उस अपनी उंगलियों की तरह चला सकता था। लेकिन अभी फैंग युआन की विल जो यूएस में थी, जिसे स्पेशल विल गू का इस्तेमाल करके स्पेशल विल में रिफाइन किया गया था, वो बिना किसी निशान के रहस्यमयी ढंग से विघटित हो गई थी। बिग सोल वर्म पूरी तरह से मालिक विहीन हो गया था, कोई भी अपनी विल की एक झलक भेजकर उस तुरंत रिफाइन कर सकता था। यही वजह थी कि फैंग युआन चाहे कुछ भी कर ले, यूज कमांड नहीं दे पा रहा था। पिछले कई बार फैंग युआन ने स्पेशल विल का फायदा उठाकर ट्रू इनहेरिटेंसेस की जांच की थी, चालाकी से ट्रू इनहेरिटेंस के टेस्ट से बचते हुए। ये तरीका बार बार सफल साबित हुआ था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस को वेरीफाई करने से पहले ही फेल हो जाएगा। इस अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस में ऐसा क्या छुपा था जो फैंग युआन की विल को पूरी तरह से साफ कर सकता था? मुझे याद आया। तो ये था वो। जैसे हाइफैंग युआन हिचकिचा रहा था, मो याओ अचानक बोल पड़ी। वो शर्माते हुए हंसी। बच्चे, मैं इसे तेरी अच्छी किस्मत कहूं या बुरी? अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं, और जिसका तू सामना कर रहा है वो उनमें से सबसे खास है। कृपया मुझे सलाह दें। फैंग युआन का चेहरा शांत हो गया। मैंने ये ट्रू इनहेरिटेंस पहले देखा है और इसने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी है। इस समय मुझे भी इसके पास जाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी थी। ही, इसके अंदर एक रैंक 7 इमॉर्टल गू है जिसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद रिफाइन किया था, जिसे ह्यूमन ची गू कहते हैं। इसकी काबिलियत रहस्यमयी है और इसे अजीब भी कहा जा सकता है। मुझे भी इसके बारे में साफ साफ जांचने के लिए बहुत कुछ खर्च करना पड़ा था। मो याओ ने आ भरी। जब मो याओ जिंदा थी तो वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल थी, स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक परी जिसका जबरदस्त रुतबा था। हालांकि यूसिस ट्रू इनहेरिटेंस के पास जाने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। फैंग युआन अब सिर्फ एक मोर्टल था, ये स्वाभाविक था कि वो इसके पास भी नहीं जा पा रहा था। ह्यूमन ची गू। फैंग युआन ने इस जरूरी नाम पर विचार किया। यूज एक आभास हुआ और उसने पूछा, क्या इसका इमोर्टल बनने के 3 तत्वों से कोई संबंध हो सकता है? लड़के, तेरा अंदाजा सही है। मो याओ ने आ भरी और समझाया। गू इमोर्टल बनने की प्रक्रिया में स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की 3 की खास तौर पर महत्वपूर्ण होती हैं। गू इमोर्टल बनते समय तुम्हें अपना अपचय पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है और स्वर्ग की और पृथ्वी की को अंदर लेना पड़ता है। तुम जितनी ज्यादा स्वर्ग की और पृथ्वी की अंदर ले सकते हो, तुम्हारे सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन स्वर्ग की और पृथ्वी की को असीमित रूप से जमा नहीं किया जा सकता, उन्हें मनुष्य की के बराबर होना चाहिए। और मनुष्य की गू मास्टर की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का जोड़ है। गू मास्टर की लड़ाई की ताकत, उसके शरीर की मजबूती, उसकी आत्मा की गहराई, गू वॉर्म्स से परिचय, स्वर्ग और पृथ्वी की समझ, अपने स्वभाव की जागरूकता और साथ ही किस्मत, प्रतिभा, योग्यता, सौभाग्य, अनुभव और इंसाइट्स जैसे सभी चीजें गू इमॉर्टल बनते समय मनुष्य की में बदल जाती हैं। गू मास्टर ने जितना ज्यादा संचय किया होगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा मन की होगी। जितनी ज्यादा मन की होगी, उतनी ही ज्यादा स्वर्ग और पृथ्वी की वो अंदर ले सकता है, और उसके गू इमॉर्टल बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और इस मैन ची गू का मकसद दूसरों की मैन की को लेना, उन्हें साफ करना और गू इमॉर्टल बनते समय अपने में जोड़ना है, जिससे ब्रेक थ्रू के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही गू इमॉर्टल्स की नींव और क्षमता भी गहरी हो जाती है। मो याओ की बातों ने फैंग युआन की सोच का दायरा बहुत बढ़ा दिया। वो तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सच में ऐसा भी इमॉर्टल गू हो सकता है, इतने कमाल के आइडिया से बनाया गया। जबरदस्त। मानव इतिहास में गू इमॉर्टल्स हमेशा बहुत कम संख्या में रहे हैं। एक गू इमॉर्टल बनने की कठिनाई, कई प्रसिद्ध रैंक 5 गू मास्टर्स में से शायद सिर्फ एक ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाता था। गू इमॉर्टल बनने के जरूरी कीस में से एक सबसे ऊपर था गू मास्टर का संचय। कई गू मास्टर्स के पास गहरा संचय नहीं होता। गू इमॉर्टल बनते समय जो मैन की वो जमा कर पाते, वो बहुत कम होती, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की मात्र बहुत ज्यादा होती। इस तरह
संतुलन नहीं बन पाता, स्वर्ग और पृथ्वी की मैनकी को दबा देती और निगल जाती। आखिर में गू मास्टर स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा आत्मसात कर लिया जाता और नाश हो जाता। लेकिन अगर मैनची इमॉर्टल गू होता तो ये मुश्किल परीक्षा खत्म हो जाती। दूसरों की मैनकी को इकट्ठा करके, उन्हें साफ करके और अपने शरीर में जमा करके, भले ही संचय काफी ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहा जा सकता है मैनची इमॉर्टल गू के साथ गू इमॉर्टल बनने के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाते, जिससे गू इमॉर्टल्स की संख्या बढ़ जाती। और गू इमॉर्टल्स की संख्या बढ़ने का मतलब एक क्षेत्र की ताकत में स्पष्ट वृद्धि थी। बिना शक के ये एक गू था जो पांचों रीजन्स की लड़ाई की स्थिति को बदल सकता था। जैसे ही खबर फैलती, सभी सुपर फोर्सेस दीवानों की तरह बतखों की तरह इस पर टूट पड़ते। हालांकि मैनची इमॉर्टल गू बहुत ताकतवर था। ये रैंक 7 पर था, जो अभी स्प्रिंग ऑटम सकाडा से भी ऊंचा था। फैंग युआन का शरीर मोर्टल था, वो मैनची इमॉर्टल गू की शक्ति को सह नहीं सकता था। उसकी विल इमॉर्टल गू द्वारा निगल ली गई थी। उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे एक ना के बराबर मनकी में साफ करके स्टोर कर लिया गया था। अगर मो याओ ने जानकारी ना दी होती तो फैंग युआन अभी भी अंधेरे में होता और उस पता नहीं चलता कि क्या हुआ। मैनची गू निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए ठीक नहीं है। फैंग युआन ने अफसोस के साथ जलते हुए सफेद रोशनी के गोले पर एक आखिरी नजर डाली और आह भरी, अपना सर हिलाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी दिशा में चला गया। मैनची गू का रेल्म बहुत ऊंचा था। फैंग युआन के पास इसे नियंत्रित करने की योग्यता ही नहीं थी। इंसान सभी जीवों की आत्मा है। गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं। गू मास्टर्स के लिए गू औजा थे, लेकिन मनची इमॉर्टल गू बहुत शक्तिशाली था। अगर ये एक बर्फ की तलवार होती तो फैंग युआन एक बच्चा था जो उसके पास पहुंचने से पहले हायस बर्फ की तलवार से निकलती ठंडी आग से जम जाता। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं मैनची इमॉर्टल गू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे मोर्टल से आगे बढ़कर गू इमॉर्टल बनने के लिए ब्रेक थ्रू करना होगा। उससे पहले मैं मैनची गू को संभाल ही नहीं सकता। और अगर मेन गू इमॉर्टल बन गया तो मुझे मनची गू की क्या जरूरत होगी? दूसरों की मदद करने के लिए? मैनची इमॉर्टल गू अकेले फैंग युआन के लिए उपयुक्त नहीं था। सिर्फ अन सुपर फोर्सेस को इसकी जरूरत होती। जब तक फैंग युआन अपनी खुद की फोर्स ना बना ले, वो धीरे धीरे ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन में घूमता रहा। फैंग युआन को धीरे धीरे कुछ समझ में आया और उसने एक पाल की छुप्पी के बाद कहा, मो याओ, मुझे वो खतरा समझ आ गया जिसके बारे में तुमने कहा था। ही। मो याओ मुस्कुराई, हैरान नहीं हुई। जब गू मास्टर्स ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन में दाखिल होते हैं तो हर बार जब वो किसी ट्रू इनहेरिटेंस के संपर्क में आते हैं या जितना लंबा समय यहां रहते हैं, उतनी ही तेजी से ये ट्रू इनहेरिटेंसेस घूमने लगते हैं। इसलिए गू मास्टर्स को जल्दी से एक ट्रू इनहेरिटेंस चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। आखिर में ट्रू इनहेरिटेंसेस उल्कापिंडों की तरह तेजी से घूमते हैं। गू मास्टर्स उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। इस वजह से गू मास्टर्स किसी भी पाल अपनी जान गंवा सकते हैं। थोड़ी देर रुककर मो याओ ने आगे कहा, और जान का खतरा ट्रू इनहेरिटेंसेस से हाई उत्पन्न होता है। तुमने अभी अभी अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस देखा। तुम्हारी विल उसके पास भी नहीं पहुंची थी कि यूज मैनची इमॉर्टल गू ने मैनकी में रिफाइन कर दिया। सोचो, अगर वो एक उल्का पिंड की गाती से तुमसे टकरा जाए तो तुम्हारे पास बचने का समय नहीं होगा, तब क्या होगा? फैंग युआन ने हल्की सी नाक सिकोड़ी। वो यूएस दृश्य की पूरी कल्पना कर सकता था। अगर एक मोर्टल शरीर जलते हुए सफेद रोशनी के गोले से टकरा जाता तो चाहे उनका शरीर, आत्मा या विल कुछ भी हो, सब कुछ शायद विघटित हो जाता और मनकी में रिफाइन हो जाता। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम बहुत कमजोर हो, सिर्फ मॉर्टल रेल्म में हो। यहां तक कि ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंसेस के टेस्ट्स भी तुम्हारे लिए एक मुश्किल बड़ा हैं। अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंसेस तो और भी ज्यादा परेशानी वाले हैं। मैं तुम्हें बताती हूं, अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस से भी ऊंचा एक स्टार का इनहेरिटेंस है सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस। मो याओ ने एक सनसनीखेज जानकारी का खुलासा किया। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस? इस पूरे ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन में सिर्फ 3 सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंसेस हैं। मो याओ ने गहरी भावनाओं के साथ आ भरी, जैसे अपनी यादों की गहराइयों में डूबी हो। एक मोर्टल के लिए इन 3 सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंसेस को प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। एक अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस की कठिनाई पहले से ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड गू इमॉर्टल्स के प्रवेश पर रोक लगाता है। यही वजह है कि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग इतने लंबे समय तक खड़ी रह सकी। 88 ट्रू इनहेरिटेंसेस में से अभी भी आधे से ज्यादा बचे हुए हैं। फैंग युआन ने ध्यान से सोचा और मो याओ की बातों से सहमत हुआ। ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था और मौका बहुत अनिश्चित था। सबसे पहले
किसी को हर 10 साल में होने वाले इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट का विजेता होना चाहिए। दूसरा, उन्हें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के कम से कम 10 फ्लोर्स पूरे करने होंगे। आखिर में, अंदर जाने के बाद उन्हें अभी भी ट्रू इनहेरिटेंस के टेस्ट को सफलतापूर्वक पार करना होगा। दूसरे शब्दों में, हर 10 साल में नॉर्दर्न प्लेन्स के कई बहादुरों में से सिर्फ एक ही होगा जो दूसरों से ऊपर उठेगा और ओनर टोकन पर नियंत्रण हासिल करेगा। सिर्फ ओनर टोकन पर निर्भर रहना भी काफी नहीं था, विजेता के पास एक मजबूत फोर्स होनी चाहिए जो इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में बहुत ज्यादा थक ना गई हो, और उसके पास पर्याप्त एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए। उसकी फोर्स में सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिभा होनी चाहिए और एक विस्तृत श्रेणी के पाथ शामिल होने चाहिए, तभी वो 10 फ्लोर्स पार करने की उम्मीद कर सकता था। किस्मत से ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में प्रवेश करने के बाद ट्रू इनहेरिटेंसेस के टेस्ट्स इन विजेताओं में से एक और बैच को साफ कर देते। टेस्ट बहुत कठिन थे, यहां तक कि फैंग युआन, एक पुनर्जन्मित पुराना राक्षस, भी लगभग एक झटका खा गया था। तो इन लोगों की क्या बात थी? और भी अजीब बात यह थी कि भले हाई वो टेस्ट पार कर लेते, क्या वो ट्रू इनहेरिटेंस सहयोग से उनके लिए उपयुक्त होता? जरूरी नहीं। जो लोग इस कदम तक पहुंच सकते थे वो आमतौर पर ड्रैगन्स में ड्रैगन्स, फीनिक्सेस में फीनिक्सेस, बहादुरों में बहादुर होते थे, जिनके पास योग्यता, प्रतिभा और सौभाग्य तीनों ही पहलू होते थे। ऐसे चरित्रों की अभिलाषाएं अत्यंत ऊंची होती थीं, और वो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत सोचते थे और ज्यादा विकल्पों को देखते थे। इस तरह, जब तक वो ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में नहीं रह सकते थे, तब तक पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होती। कौन कह सकता है कि वो यहां मर नहीं सकते? ट्रू इनहेरिटेंसेस की उड़ने की गति तेज हो रही है, तुम्हारे पास एक और मौका बचा है। चाहे वो कोई भी ट्रू इनहेरिटेंस हो, उस जल्दी से ले लो और चलो। अच्छा नहीं है, भागो। जैसे ही वो उस समझा रही थी, मो याओ का लहजा अचानक बदल गया और उसने एक चौंकने वाली चीख मारी। फैंग युआन ने अपना सर घुमाकर एक नजर डाली और देखा कि एक ट्रू इनहेरिटेंस, एक वयस्क आदमी के आकार का, हर तरह के रहस्यमय रंगों से खिला हुआ, उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अंधेरे सक्लूडेड डोमेन में उसके पीछे एक बहुत लंबी चमकदार और जलती हुई पूंछ थी। एक बड़े कटोरे के आकार का रोशनी का गोला एक ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस था। एक बेसिन के आकार का रोशनी का गोला एक अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस था। तो फिर एक वयस्क आदमी के आकार का रोशनी का गोला क्या था? फैंग युआन ने तुरंत नाम सोचा, सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस। पूरे ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में सिर्फ 3 सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंसेस अस्तित्व में थे, और अब एक फैंग युआन की तरफ बढ़ रहा था। चैप्टर एंड।